लेकिन अब मैं हिशाम साहब के पास चलूंगा, और जो मैं कह रहा था, और हिशाम साहब ने जो बात अभी कही, इसका अर्थ है वो कह रहे हैं कि जो मौलाना सुफियान निजामी जो बात कह गए हैं उसमें बदलाव की जरूरत है, इनको कुछ सलाह सुनने की जरूरत है। तो हिशाम साहब, आप अपनी ही बात रखें, उसके बाद मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। एक आध सवाल है मेरे मन में जो आपसे है, देखिए ताहिरा जी से। आलोक जी, ऐसा है कि दो चीजें हैं बुनियादी। जी। एक तो मदरसे का मतलब लफ्जी माने स्कूल से होता है, उसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की नीयत मुसलमानों के लिए और मदरसों के लिए क्या है, इसमें ना हमें कोई शक है ना कोई शुबा है। हमको पता है कि उनकी नीयत हमारे लिए खराब है, और इसका सबूत वो हर कदम कदम पर देते आए हैं। ये दो बुनियादी बातें हैं। मदरसों का सर्वे जो करवा रहे हैं उस पर एतराज इसीलिए हो रहा है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। अब मैं बताऊं आपको, पहले असम से सुन लीजिए। असम में जब ये आदमी जिसका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये एजुकेशन मिनिस्टर पिछली बार था, इन्होंने आते ही क्या किया कि जो गवर्नमेंट एडेड मदरसे थे वो सब बंद कर दिए। एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है बंद कर दिए, आप पता नहीं देना चाहते। मुझसे अगर जाती राय पूछी जाए तो मैं भी यही कहता हूं कि मुसलमानों को तालीम, इस्लामी तालीम देने के लिए सरकार पैसा क्यों दे, मैं भी यही कहता हूँ। ठीक है, बंद हो गए। अब बंद होने के बाद वो आ गए इस पर कि ये मदरसे जो फल फूल रहे हैं प्राइवेट चंदों से, ये क्यों चल रहे हैं। तो इनका जो सर्वे करने का मकसद है उत्तर प्रदेश में, अब जो योगी साहब लाए हैं ये सर्वे का सिलसिला, असल बात इसमें आप देखिए जो सर्वे के पॉइंट हैं उसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप मदरसे की आय का साधन क्या है और मदरसे को चलाने वाली तंजीम कौन है, संस्था क्या है। सबको पता है, सबको पता है कि ये जितने मदरसे हैं सिर्फ और सिर्फ चंदे से चलते हैं। और अब तो हर मदरसा चंदे की रसीद भी देता है। कुछ मदरसे हैं जो किसी संस्था द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जो संस्था के नहीं है, लोग चलाते हैं ऐसे ही। अब मैं बताऊं आपको, जैसे मेरे घर के पीछे एक मदरसा है, यहाँ जहां मैं रहता हूँ, वो लोग आते हैं 1,000 रुपए महीना हमसे भी ले जाते हैं। अब कल को सर्वे हो और उसमें रसीद उनको मिले कि 1,000 रुपए महीना हिसाम सिद्दीकी भी देते हैं, और फिर मेरे पास वो एक पुलिस वाले को लेके आवे कोई अफसर की 1,000 रुपया लाते कहाँ से हो। असल मकसद ये है सरकार का कि ये मदरसों को बंद करने की एक नई टेक्निक सोची है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब मदरसे चलाने का मामला ये है आलोक जी, मदरसे और मस्जिदें तकरीबन तकरीबन नहीं बल्कि सारे के सारे चंदे पे चलते हैं। अब हमारे घर के सामने मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, उसमें जुमे की नमाज के बाद चादर घूमती है, लोग उसमें पैसे डालते हैं नमाजी, जिसकी जो हैसियत है, कोई 5 रुपए भी डालता है, कोई 500 रुपए भी डालता है। वो इकट्ठा होकर के बाकायदा एक बैंक अकाउंट खुला है, हर हफ्ते उसमें जमा हो जाते हैं। अब कल को कोई आकर के सरकारी अफसर ये पूछे मस्जिद के हमारे प्रेसिडेंट से जो कमेटी के हैं कि आपने इस महीने 40,000 रुपए जमा किए हैं अकाउंट में, आए कहाँ से, तो क्या जवाब देगा मुझे बताइए। तो एक तो ये जो जो बुनियादी। अच्छा, दूसरे मदरसों की बात, मदरसे सिर्फ इस्लामिक तालीम के लिए होते हैं। देखिए मदरसे दो तरह के हैं। एक मदरसे वो हैं जिनकी तालीम होती है जो आप कहिए कि नॉर्मल तालीम कक्षा 5 के बराबर, और उसके बाद ऊपर के मदरसे हैं, ये अब्दुल्ला जकरिया साहब जानते हैं उसको अच्छी तरह से। फिर उसमें आलिम और फाजिल और मुफ्ती और इन सब की पढ़ाई होती है, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, नदवा है, इस टाइप के। लेकिन ज्यादातर मदरसे जो गांव गांव खुले हैं वो सब निचली क्लास के लिए होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 80 के दशक में मदरसे वालों के कहने पर एक बार मदरसों के कोर्स की चेकिंग करवाई। तो नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, और चेकिंग कराने के बाद उन्होंने कहा कि मदरसे से जो लड़का पास आउट करके निकलेगा 5 साल पढ़ के, उसको 6ठी क्लास में एडमिशन सरकारी स्कूल में दिया जाएगा। ये तब से था। ये सिलेबस की जांच, ये हुआ जी, सिलेबस की जांच के बाद हुआ। हाँ हाँ, बाकायदा उन्होंने पता किया कि बच्चे इस लायक होते हैं कि नहीं होते हैं कि 6ठी क्लास में चल सके, तब किया उन्होंने। इसलिए कि ये जो 5वीं तक पढ़ाया जाता ना, पहाड़ा और ये सब गिनती उनती सब पढ़ाया जाता था। फिर माहिर और फाजिल की डिग्री को बीए के इक्विवेलेंट माना गया, कि फिर सॉरी इंटरमीडिएट के, तो बीएड में एडमिशन आज भी कई यूनिवर्सिटियों में वो करके निकले हुए लोग बड़े मदरसों से
उनके एडमिशन बीए में होते हैं और लोग पढ़ते हैं, निकलते हैं। तीसरी बात जो लोग कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जहां सिर्फ कुरान की तालीम दी जा रही है वहां आप क्वालिटी क्या चेक करोगे। चौथी बात कही सर्वे में कि स्कूल मदरसों में टॉयलेट वगैरह की कंडीशन क्या रहती है। मैं आपसे कह सकता हूं आलोक साहब, आप पता कर लीजिए कि सारे मदरसे, चाहे जितना गरीब मदरसा हो चाहे जितना अमीर मदरसा हो, उनकी टॉयलेट और इन सब की कंडीशन प्रदेश के प्राइमरी और जूनियर सरकारी स्कूलों से 1000 गुना बेहतर होते हैं। और बेहतर होने की वजह यह है कि वहां कुरान की तालीम होती है, जिसकी बुनियादी शर्त पाक साफ रहना होता है, इसलिए वो उन बच्चों के लिए टॉयलेट वगैरह का इंतजाम साफ सुथरा रखा जाता है। अब वो अब जिस धर्म हो गए हैं, आपकी आवाज बना है कि हम सरकार उनका बयान, आवाज आ रही, अभी आने लगी है। अच्छा, धर्मपाल सिंह जो मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी अफेयर्स वेलफेयर के, उनका बयान आया कि हम चाहते हैं कि मदरसों से सिर्फ कुरान पढ़ के बच्चे ना निकलें, इंजीनियर और डॉक्टर भी निकलें। अब इस बेवकूफ आदमी से कौन पूछे कि कक्षा 5 तक के स्टैंडर्ड के पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर ही पढ़ेंगे। दूसरे जो अपर क्लास के मदरसे हैं, उनका कोर्स इतना बड़ा है। अब आपको एक बात मैं बताऊं कि ये जो मैं कह रहा था, सुफियान साहब सुन के जाएं, मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम ये अब 14 के बाद की नहीं है। मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम आई थी 2004 में, जब अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर बने थे। और एचआरडी मिनिस्ट्री ने उस जमाने में एक कमेटी बनाई थी भारत लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर, जिसका नाम था मॉनिटरिंग ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशन इन इंडिया। उस कमेटी में मौलाना वली रहमानी, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी सेक्रेटरी थे, उनका इंतकाल हो गया, वो भी थे। उसमें देवबंद के बहुत बड़े आलिम अफजल शाह साहब थे। उस कमेटी में इत्तेफाक से मैं भी रखा गया था। अच्छा। 8 साल तक, हाँ 8 साल तक हम लोगों ने पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी और पोर्ट ब्लेयर तक घूम के देखा था कि माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशन, तो उसमें बुनियादी कमेटी वो बनी थी माइनॉरिटीज के एजुकेशन जो होते हैं, एजुकेशन के सेंटर से इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के और इन सब के। लेकिन बाद में उसको मदरसों को भी उसमें शामिल कर दिया गया कि आप लोग जब जाते ही हैं मुआयना करने, तो जरा मदरसों की भी कंडीशन देख के आइए। उसमें गवर्नमेंट कुछ एड भी देती थी। तो मदरसे देखे हमने पूरे देश में, असम में के भी मदरसे बहुत देखे हैं, पोर्ट ब्लेयर में भी देखे हैं, यानी काला पानी में, और तमिलनाडु में भी देखे हैं, कन्याकुमारी तक देखे हैं। उस पर जो जो रिकमेंडेशन की गई, उस पर हम लोगों ने ये जरूर कहा उस वक्त कि बड़े मदरसे जो हैं, ये जो जैसे देवबंद वगैरह हैं, इनमें साइंस और मैथमेटिक्स और इंग्लिश की ज्यादा तफसीली एजुकेशन होनी चाहिए। तो इन लोगों ने कहा, मदरसे के लोगों ने, कि साहब इतना बड़ा सिलेबस हमारा कोर्स है कि उसमें फर्दर कोई गुंजाइश किसी चीज की है नहीं उसमें इंट्रोड्यूस करने की। इसके बावजूद फिर ये तय हुआ कि अच्छा ठीक है, मदरसों नीचे से लेकर के मदरसों में ऊपर तक टेम्परेरी टीचर रखे जाएंगे जो साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ाएंगे। उनका शायद 12,000 रुपए स्टेपेंड तय हुआ। और ये तय हुआ कि मदरसे में जितने बच्चे होंगे, हर 40 बच्चे पर एक टीचर रखा जाएगा। टीचर रखने का काम मदरसा करेगा, उसका कंट्रोल मदरसे के मोहतमीम, यानी जो उसका होगा मैनेजर, उसके हाथ में होगा। और वो पैसा भारत सरकार देगी, वो भारत सरकार दे रही थी। फिर अचानक जिन साहब ने देश में ये कहा कि हम चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप हो, जब वो बन गए देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने पहला काम यही किया कि ये जो साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के टेम्परेरी टीचरों को पढ़ाने का स्टेपेंड का पैसा भारत सरकार से आता था, वही बंद करा दिया। आज तक बंद है, आज तक बंद है वो, आप पता कर लीजिए। और अभी कह रहे थे मैं साइंस टीचर की तनख्वाह नहीं। अब इनको ये बात नहीं पता थी सुफियान साहब को कि मदरसा मॉडरेशन स्कीम कहाँ से आई। वो मैं कह रहा था वो समझ लें। उसके बाद अभी तक, और जिस भारत सरकार में, वैसे तो लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूं, लेकिन मीडिया के लोग कहते हैं और सोशल मीडिया ज्यादा कहता है कि दुनिया में गलत बयानी करने, मैं झूठ लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, गलत बयानी करने वाला प्रधानमंत्री इससे बड़ा नहीं देखा गया पूरी दुनिया में कभी।
लेकिन मैं कहता हूं कि इनसे भी बड़े 2 लोग इनकी कैबिनेट में झूठ बोलने वाले, उनमें एक स्मृति ईरानी, एक मुख्तार अब्बास नकवी, जो अब निकल गए। मुख्तार अब्बास नकवी रेगुलर कहते रहे कि हम मदरसों के लिए कर रहे हैं, मदरसों के लिए वो कर रहे हैं। फिर जब उनसे लोग कहते थे कि भाई वो साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के टीचरों का स्टाइपेंड का पैसा आप रोके हुए हैं, वो क्यों नहीं दे रहे हैं, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, पैसा रिलीज नहीं हुआ, वो चले गए। ये सूरत हाल मदरसों की कर रखी इन्होंने। अब जो सर्वे की बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि सर्वे इसीलिए करवाया जा रहा है कि हम किसी तरह से इनको इनकम के नाम पर, इनकम का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, चलाने वाली संस्था क्या है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, अभी तो सर्वे शुरू हुआ, 15 अक्टूबर तक रिपोर्ट आएगी, कि लगभग 16,000 मदरसों में अगर कम से कम 5-6 हजार मदरसे टेरर फंडिंग और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक ना निकाल दिए जाए, तो आप बताइएगा मुझे। इसलिए एक सर्वे हो रहा है। और मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद, जिसको सच्चर कमीशन ने 4% कहा कि मुसलमानों के 4% बच्चे मदरसों में जाते हैं, ये ऐसा सिस्टम है, ये सिस्टम तो सरकार को मदद कर रहा है, इसलिए कि मदरसों के बच्चों से फीस नहीं ली जाती, खाना भी दिया जाता है और सब चंदे से होता है। इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपको एजुकेशन में मिल रहा है, आप उसके पीछे पड़े हैं। तो ये जो सर्वे इसीलिए हो रहा है कि सर्वे हो तो हम सोर्स ऑफ इनकम और चलाने वाली संस्था के फंसा करके किसी तरह से मदरसे बंद करवा दें। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि जो 4% बच्चे, जो ठीक है इस्लाम की तालीम सही, बुनियादी तौर पर इस्लाम की तालीम, बाद में दूसरी तालीमें भी, वो लेकर के अगर वहां से निकल रहे हैं, तो वो सपोर्ट सिस्टम किसके लिए है? वो है तो सरकार के लिए ना। आप पढ़ाते हैं उन बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो आपके ऊपर बोझ होता है। अब वो बच्चे वहां से पढ़ के निकल रहे हैं, आप उनको अगर पैदल कर देना चाहते हैं, सड़क पे ला देना चाहते हैं, तो आलोक साहब ये बहुत सख्त बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी पैदा हुआ है वो खाना भी खाएगा। तो अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, इनकम नहीं होगी, और आप बड़े होंगे और आपके बच्चे भी हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? क्रिमिनल हो जाएंगे ना, फिर कहीं तो लाएंगे। तीसरी एक बात बताऊं आपको, अभी दीपक शर्मा आप जानते हैं, दीपक शर्मा ने एक स्टोरी की थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेस से, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेस का ये कहना है कि हिंदुस्तान में हर साल गल्फ, सऊदी अरब और कुवैत वगैरह से मिला करके लगभग 90 लाख मुसलमान हर साल भारत में तकरीबन 6.5 से 7 लाख करोड़ रुपया रेमिटेंस लाते हैं, फॉरेन मनी। ऐसे लोग जो ला रहे हैं उसमें ज्यादातर मदरसों के पढ़े हैं। आज जो लोग जाकर के सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं, कहाँ के पढ़े हैं? जो लोग दुबई में नौकरी कर रहे हैं, वो कहाँ के पढ़े हैं? और अब तो मदरसों के बच्चे IAS भी हुए हैं, इंजीनियर, डॉक्टर भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल। हाँ, उसके साथ साथ एक चीज जरूर है, ताहिरा हसन साहिबा उसकी क्रिटिक रही हैं शुरू से। मैं भी कह रहा हूं कि ये सही है कि मदरसे चलाने वाले हमारे जो लोग हैं, उनमें पिछले 10-15 साल से 20 साल से एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की पैदा हो गई जो बेईमान है, जो अपने काज के लिए सिंसियर और ईमानदार नहीं, उनकी वजह से भी मदरसे बदनाम हुए हैं। अब यही है जो सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो लड़के दुबई और सब जगहों से रह करके पैसा कमा के आते हैं, जब वो लौट के आते हैं अपने मुल्क, तो उनके मोहल्ले के मदरसे का मौलवी कहता है, यार तुम तो दुबई से आए हो, भाई कुछ पैसे उसे मदरसे दो, तो वो दे देता 10-5 हजार रुपए तक। अब वो सोर्स ऑफ इनकम क्या बताएंगे? तो ये जो तरीका बना रखा है इन्होंने कि साहब ये क्या करेंगे, मदरसा मॉडर्नाइजेशन का जो मॉडल बनाया था अर्जुन सिंह ने, और जिसपे हम लोगों ने बहुत मेहनत करके जाकर के स्कूलों से और मदरसा चलाने वालों से, मदरसों को टीचरों से, मदरसों के बच्चों से बाकायदा बात करके उनमें इनपुट दिए थे सरकार को कि भाई इसमें ये चीजें शामिल करिए आप। तभी ये बात तय हुई थी कि नहीं, अगर इंजीनियरिंग, साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का एक टीचर दे दिया जाएगा तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। अब सुफियान साहब इसी में कह रहे थे कि वो तो 2014 में आया कि उन्होंने कहा तो उन्होंने तो बंद किया, उन्होंने क्या नहीं, एक हाथ में कुरान नारा दे दिया। अच्छा, नारा हमको शिकायत नहीं है कि उनका नारा फेल है, हमको इसलिए शिकायत नहीं कि उनका नारा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनका नारा था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे,
उनका नारा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। उनका नारा था कि लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। उनका नारा था कि बहुत ही महंगाई पर मार अब की बार हमारी सरकार। उनका नारा था कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। तो जब किसी का कुछ नहीं किया तो मदरसों में नहीं किया, तो इसमें हमको शिकायत नहीं है, इसलिए कि उन्होंने सब पूरे देश को ठगा। वो पूरे देश को ठगा, उस देश में मदरसे भी शामिल है, हम भी शामिल हैं। तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं। तो ये मदरसा फाउंडेशन की स्कीम। और ये एक बात और मैं कह दूं उसमें, ताहिरा जी सुन ले, इनके लिए आगे कहीं बोलने की जरूरत पड़ेगी कि मदरसे में भाई साहब ऐसे ऐसे मोहतमिम लोग मिले हैं लखनऊ तक में कि जब 40 बच्चों पर एक साइंस का या मैथमेटिक्स इंग्लिश का टीचर देना 12,000 रुपये सरकार ने तय किया, तो लखनऊ का एक बहुत बड़ा मदरसा, उनके यहाँ तकरीबन 5,000 बच्चे पढ़ते थे। उन्होंने 40 से भाग दे करके जितने टीचर बने उतने टीचर तो मांग लिए, और टीचर रखे नहीं। टीचर उन्होंने ये सब्जेक्ट भी पढ़ाने के लिए मदरसे के जो मौलवी थे इनमें लगा दिया, और 12,000 रुपये महीना लेते रहे कई साल तक। उसके बाद जब कल्याण सिंह एक बार और पहले भी हो चुका था, वो एक बार पकड़े गए, उनके यहाँ किसी ने छापा मारा तो पकड़े गए। तो पता चला है कि पकड़े गए तो उन साहब ने बजाय सुधार करने के या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती, जिन लोगों ने पकड़ा सरकारी अधिकारियों ने, उन लोगों ने 5 लाख रुपए रिश्वत में, बहुत आपसे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं पूरी जानकारी से, 5 लाख रुपए रिश्वत लेकर के उस मदरसे के संचालक साहब को उत्तर प्रदेश अरबी फारसी मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। ये भी हो रहा है इस प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है, मदरसे वालों की भी हरकतें कुछ कम नहीं है। अभी पिछली अखिलेश सरकार थी, जब अखिलेश के जमाने में ये हुआ था कि ये 558 जो मदरसे हैं इनमें एडेड मदरसों की संख्या हम बढ़ाएंगे। कई मदरसे बड़े लेवल के, उनके संचालकों ने ये हरकत की कि उन्होंने बहुत सारे लोगों से 10-10, 5-5 लाख रुपए एडवांस ले लिए कि हमारा मदरसा रिकॉग्नाइज होने जा रहा है, एडेड होने जा रहा है, तुमको हम टीचर रखेंगे अपने यहाँ। तो उसकी तनख्वाह जो होगी वो होगी जो सरकारी टीचरों की तनख्वाह होती है, 40,000 50,000 रुपए। और लोगों ने पैसे जमा किए एडवांस। एक हमारे ठीक चचाजाद भाई के साले ने 5 लाख रुपए बाराबंकी के एक मदरसे के मोहतमिम के दिया, उसका बेचारे पैसा आता फंसा है, और उनका मदरसा रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, एडेड नहीं हुआ। तो देखिए गलतियां हैं, लेकिन जो लोग ये गलतियां करते हैं, मैं कह रहा हूं कि जो सर्वे करने वाली मशीनरी है उत्तर प्रदेश सरकार की, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं कि ये लोग रिश्वत लेके उनको तो छोड़ देंगे जो गड़बड़ करने वाले हैं। जो जेन्युइन मदरसे हैं, जो वाकई तालीम में खिदमत कर रहे हैं कौम की और इस्लाम की भी और बच्चों की भी, उनको ये लोग परेशान करेंगे। ये असल मसला है। इस बात पर ये लोग कोई गौर करने को तैयार नहीं है, और आधी अधूरी जानकारी के साथ सब मुखालफत कर रहे हैं। कुछ पता नहीं है। आज तक मैंने किसी मौलवी, जितने लोग उन्होंने कहा कि हम सर्वे के मुखालिफ हैं, उनसे अगर आप ये पूछिए कि सर्वे के 11 पॉइंट दिए गए हैं उसमें आप किस पॉइंट के खिलाफ है, तो उनको पता ही नहीं कौन से पॉइंट है, सर्वे किस बात का हो रहा है, मुखालिफ है वो। इसलिए जो व्यक्ति सहमत नहीं करते हैं कि वो बैठे, सुने, बात करें, पढ़ लें, या रोज अखबारों में, शुरू में अखबारों में छपा कि क्या क्या पॉइंट होंगे सर्वे के, उन्होंने पढ़ा नहीं। वही मैं सुफियान साहब से इसीलिए कह रहा था कि भैया सुन के जाओ, तुम्हारी इस्लाह हो जाए। लेकिन खैर वो कहीं बिजी होंगे, उनका कहीं अपॉइंटमेंट पहले से होगा, कोई बात नहीं। तो ये मुसीबत जो है हमारे यहाँ, आलोक जी, हमारी कौम की ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि हमारे जो लोग मजहबी तालीम में लगे हैं, उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से 2 काम किए हैं, उसमें सब शामिल हैं। जैसे हमने कहा ना, कुछ मदरसे गड़बड़ करते हैं, लेकिन जो बात मैं अब आपसे कह रहा हूँ उसमें सब शामिल है, जितने मदरसे, छोटे बड़े बड़े आलिम, कि उन्होंने बहुत मेहनत करके ये इंश्योर किया कि हिंदुस्तान का मुसलमान ये ना जानने पाओ कि कुरान क्या कहता है, बाकी चाहे कुछ जान ले। यानी ये उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि मुसलमानों को ये ना पता चले कि कुरान क्या कहता है। मैं बताऊं, कोई अपनी तारीफ की बात नहीं है। मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब बहुत बड़े आलिम थे, नागपुर में रहते थे, और उनके कुरान की तफसीर और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उनसे हमारे बहुत ताल्लुकात थे। वो मुझसे मेरे पास आए और 2 बातें बताई, आप भी सुन लीजिए, आपके लिए भी काम आएगी। उन्होंने कहा, एक तो ये आप समझ लीजिए कि उन्होंने एक तो अमानत की डिफिनेशन एक दिन हमको कही, हमारे कमरे में बैठ के। उन्होंने कहा, मियां अमानत का मतलब क्या समझते हो? तो हमने कहा, भाई अमानत का मतलब यही, कोई हमारे पास अपना सामान रख दे, हम उसको वापस करें जब लेना। उन्होंने कहा, नहीं, ये नहीं है, इतनी ही नहीं है।
उन्होंने कहा कि तुम अखबार चलाते हो, तुम्हारा पॉलिटिकल सर्किल में ताल्लुकात हैं, अफसरों में ताल्लुकात हैं, तो ये जो तुम्हारी हैसियत है सोशल, ये अमानत है पूरी कौम की तुम्हारे पास। तो अगर कोई तुम्हारी कौम का आदमी आवे गरीब, वो हिंदू हो या मुसलमान, कौन सा मतलब राष्ट्र से हो, खयानत कर रहे हो। नहीं, आपकी बात बीच में कट गई सम भाई, जो बात आप कह रहे थे अमानत वाली, ये पूरी आने। अमानत की ये बताइए डिफिनेशन, तुम्हारी जो हैसियत है, सोशल हैसियत या पॉलिटिकल हैसियत, वो पूरी कौम की, कौम का मतलब राष्ट्र है, खाली मुसलमान नहीं है, उसकी अमानत है तुम्हारे पास। जो भी तुम्हारे पास आ जाए, तुम जिस लायक हो उसकी मदद करना। एक तो ये बता गए। दूसरे उन्होंने कहा कुरान पढ़ लिया, तो हमने कहा पढ़ लिया था बहुत पहले। बोले क्या पढ़ लिया? तो हमने कहा पढ़ लिया है, जितना याद करना था नमाज के लिए याद कर लिया, जरूरी सूरतें, काम चल रहा है। बोले नहीं, आप कुरान पढ़िए तो उसके माने पढ़िए और तफसीर, तफसीर मतलब कमेंट्री, और उसको समझने की कोशिश करिए। फिर बोले बहुत सरकारती अंदाजा कि मियाँ एक बार पढ़ के काबिल मत बन जाना, 3-4 बार पढ़ोगे तफसीर तब समझ में आएगा कुरान क्या है। तो जब तक तफसीर ना पढ़े, उन्होंने कहा कुरान को रटवाना बिल्कुल बेमानी है, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप कुरान के 2 सूरतें किसी को पढ़वाइए, ये मौलवी साहबान पढ़ावे, तो 2 सूरतों में ये जरूर बताते हैं इसमें क्या लिखा है, अल्लाह तुमसे क्या चाहता है, और ये तुम्हारे लिए गाइडलाइन क्या है। तो वो काम हमारे मौलवियों ने नहीं होने दिया, शायद इसलिए, ये आजादी के बाद, वो शायद इसलिए कि जो पढ़े लिखे 100 साल शुरफा थे, 100 साल हम कहते हैं इसलिए कि हम लोग भी ज़ाहिर गिनती शुरफा में होती थी, हम तो नहीं गए, हमारे पूर्वज नहीं गए पाकिस्तान, लेकिन जो 100 साल शुरफा थे बहुत सारे, तकरीबन सारे भाग गए। यहाँ बचे बेचारे मुसलमान, वो जिनको आजकल कहा जाता है पसमानदा, जो पसमानदा है नहीं लेकिन कहा जाता है। तो मौलवियों ने सोचा कि ये लोग हमारे चंगुल से न निकल जाए, तो उन्होंने कहा है इस्लाम उतना जितना मुफ्ती साहब बतावें, कुरान बताओ ये नहीं है। तो ये जो मुसीबतें हो गई हैं, मदरसों के खिलाफ जो डिफरेंट सरकारों को मौका मिल जाता है कार्रवाई करने का, या ये बीजेपी वाले आजकल कर रहे हैं, तो वो इसीलिए मिल जाता है कि इसमें हमारे जो मदरसे के संचालक लोग हैं, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। हम तो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मौका आया है। देखिए, ये मुसलमानों की बदकिस्मती है कि जो बात मुसलमानों को 70 साल पहले हिंदुस्तान में लागू करना चाहिए था कि 3 तलाक नाजायज है, इसका कोई प्रोविजन इस्लाम में नहीं है, वो अल्लाह ताला ने मोदी से करवाया है। भाई हमारे यहाँ तो आलोक साहब, कुरान ने कहा है मुसलमानों से कि तुम्हारे जो आमाल होंगे, यानी कर्म, तुम्हारे कर्म खराब होंगे तो हम तुम पे बहुत खराब रूलर मुसल्लत करेंगे। बदतरीन, ये कहा बदतरीन रूलर तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया जाएगा। तो हम तो कभी कभी मजाक में कह देते हैं मुसलमानों से, यार हमारे अमाल की वजह से बेचारे 40-50% हिंदू भी भुगत रहे हैं बदतरीन वो उससे, रूलर से, उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया अल्लाह ताला ने। तो ये चीजें जो हैं, ये बातें कुरान की मुसलमानों को इन लोगों ने जानने नहीं दी, सिर्फ इसलिए कि कहीं मुसलमान इनके चंगुल से बाहर निकल जाए, और वो उसका मौका ये लोग उठाते हैं। बीजेपी वाले तो है, अब देखिए सर्वे की रिपोर्टें आवे तो मैंने आपसे कहा कि अगर ये लोग ना ये बात तय करते हैं, आप टेरर फंडिंग कुछ आप देख लीजिए इस देश में क्या हो रहा है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीक कप्पन को जमानत दी, तो वो जेल का कोई अफसर कह रहा है कि हम तो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि इनके खिलाफ ईडी की जांच चली। अरे भाई, ईडी ने उनको अरेस्ट किया है क्या? फॉर्मली ईडी ने आपको लिख के भेजा है क्या कि इसको मत छोड़िए? नहीं, ईडी जांच के बाद क्योंकि आपने छेड़ दिया इसाम साहब, तो ये बात बताओ नहीं लोगों को कि उस आदमी के खाते में 45,000 रुपया है कुल जी। उस खाते में। मैं कहता हूँ आलोक साहब, मैं कहता हूँ 45,000 ने 45 लाख हो, 45 करोड़ हो, तो ईडी या तो एक फॉर्मली अरेस्ट की प्रोसीडिंग करती हो, तो क्या नहीं उन्होंने, या वो कहते अदालत में जाकर के साहब आप जमानत दे रहे हैं, इनको मत दीजिए, हमने इनके ऊपर मुकदमा कर रखा। वो जेलर साहब कह रहे हैं, इस देश का जेलर, चूंकि उसके ऊपर हाथ है एक कम्युनल सरकार का, तो वो सुप्रीम कोर्ट को आना दिखा रहा है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं चीफ जस्टिस साहब, घर में रहो अपने, हम नहीं छोड़ेंगे इस आदमी को। तो ये जिस देश में हो रहा है, तो भैया इसमें हम तो मुसलमानों से कहते हैं कि तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं है, इसमें ज्यादा नुकसान उनका है जो हर तरह की परेशानी झेल लें फिर भी मोदी मोदी कर रहे हैं। ये हो रहा है।
मेरा ख्याल है बहुत बहुत तफसील से बहुत लंबा आपने बताया, लेकिन हाँ बहुत भाई, कुछ ज्यादा मुझे अफसोस है, कुछ ज्यादा हो गया। ताहिर साहब माफ करिएगा, आप बैठिए सुनती रहे, और हाँ, ये कोई जकरिया बात साहब भी, कि ये कुछ बात लंबी हो गई जरा। नहीं, नहीं, कुछ तंज भी आपने कर लिया उसमें बीच में, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत कुछ ऐसा है इसमें जो सीखने समझने वाला है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।